ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज आपको इंफॉर्मेशन जानकारी मिलेगी। तो आज हमारे साथ हैं अनीता मैम, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो आज का सेशन लेंगी। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने कैमरास ऑन करके रखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से गाइडेंस मिल सके। और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे तो सेशन के अंत में, एक बार सेशन खत्म हो जाएगा तो हम अंत में आपको टाइम देंगे सवाल लिए, तब उस समय पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर टाइम की कमी की वजह से आपके सवाल नहीं लिए जा रहे हैं तो इन दैट केस आप अपने सवाल अपने काउंसलर्स को दे बोल सकते हैं, एंड देन हम उनसे इन टच में होकर आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है। तो सभी लोग लीजिए। एंड नमस्ते अनीता मैम, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम सभी को। धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, और धन्यवाद संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को जो मुझे ये मौका देती है आपसे बात करने के लिए। सेशन को शुरू करने से पहले आप जहां भी बैठे हुए हैं सीधा बैठ जाएं और धीरे से अपने आंखें बंद करें। अगर आप लेटे हुए हैं तो आराम से लेट जाएं और अपना आंखें बंद करें। जैसे आंखें बंद, पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने सर से शुरुआत, फिर चेहरा, फिर शोल्डर्स, हाथ, पैर, जो भी पोजीशन है आपका उसमें कंफर्टेबल हो जाइए और धीरे से ध्यान लेके आइए अपनी सांस के ऊपर। इनकमिंग ब्रेथ, आउट गोइंग ब्रेथ, बस उसी पे ध्यान। जैसे सांस पे ध्यान, आपका मन शांत होना शुरू हो और आपकी सांस भी एक ब्यूटीफुल रिदम में आना शुरू हो जाता है। महसूस कीजिए ये दोनों चेंजेस को। और मन की शांति इस सेशन के लिए बहुत जरूरी है, चीजों को सुनने समझने के लिए। अब इस प्रैक्टिस को एंड करते हैं। जब भी आप कंफर्टेबल हैं धीरे से अपने आंखें खोलें। नमस्ते एक और बार। आज न्यूट्रिशन का सेशन है। जाने के पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या पढ़े। बचपन से हमारा एक साइंस में चैप्टर रहा है न्यूट्रिशन, जिसमें हम जानते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व है वो शरीर अपना ले लेता है डाइजेशन के बाद। कौन सा पोषक तत्व हमें पता है? कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें अनाज से मैक्सिमम मिलता है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो दाल, फलियां, नट्स और सीड्स में प्रोटीन है। और नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादातर प्रोटीन रिच माने जाते हैं। फिर आता है फैट्स। फैट्स में सबसे पहले हमें याद आता है तेल, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स फैट रिच होते हैं। तो ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें ये तीन चीजें तो रहते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत जरूरी है, जो पोषक तत्व हमें बहुत जरूरी है, वो है विटामिन और मिनरल्स। ये हमें मिलते हैं सब्जी, फल और हरे पत्ते, दैट इज साग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। अब जहां से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं पौधों से, वहीं से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स भी मिलते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स आज के सिचुएशन में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैंसर सेल्स को मारने की शक्ति रखते हैं। और कैंसर सेल्स बढ़े नहीं, उसमें भी वो प्रिवेंटिव मेजर्स में काम करते हैं। तो हमारे खाने में ये सारे पोषक तत्व जब एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में रहता है तब हम उसको न्यूट्रिशियस फूड बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन से पोषक तत्व कहाँ से मिलता है और कैसे हम अपने प्लेट को उसको डिजाइन करेंगे। उसको भी जानने से पहले
हम जानेंगे पहले कि कौन सा खाना है जो हमारी प्लेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये होगा डाइट के बारे में। अब सिर्फ डाइट काफी नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। डाइट के साथ साथ हमारे पास एक हेल्थी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब रूटीन, सुबह से रात तक कब क्या हमें करना चाहिए, कौन से एक्टिविटीज हमारे दिन में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है उसके बारे में जानना। और हमारा वातावरण, दैट इज एनवायरनमेंट, कैसा है हमारा, क्या वो हेल्दी है अनहेल्दी है, वो भी आज हम देखेंगे। तो तीन चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे, डाइट, लाइफस्टाइल और अपना एनवायरनमेंट। अब तीन चीजें क्यों? आज जो लाइफस्टाइल डिसीजेस माने जाते हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बोला जाता है कि इन तीन फैक्टर के वजह से ही अगर कहीं भी गलती इनमें होती है तो फिर ये बीमारियां होने की ज्यादा चांसेस हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर इन तीन चीजों के ऊपर हम ध्यान दें और इसको सही कर लें तो इस बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं, दैट इज ये रिवर्सिबल हो जाता है। तो हम इन तीनों चीजों के ऊपर आज हम ध्यान देंगे। सबसे पहले मेजरली आता है हमारा डाइट। डाइट में भी पहले कि क्या खाना हमारे प्लेट में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसमें आता है प्रोसेस्ड फूड, यानी कि फैक्ट्री मेड फूड। जो खाना प्रकृति हमें क्या देती कर रही है है? पढ़ रही है कि वो लिख रही है? पूर्ण देती है, मतलब उसमें सारे पोषक तत्व हाँ। रहते हैं, जितने भी पोषक तत्व हमने अभी बात की। अब जब हम उसको घर ले आते हैं, जैसे सब्जी, फल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनाज, दाल, सब कुछ हम खरीद के घर लेके आते हैं, उसको घर में पकाते हैं हेल्दी वे में, फिर खाते हैं। तो ये हो गया नेचुरल फूड। लेकिन जब ये खाना जो प्रकृति देती है ये डायरेक्टली फैक्ट्री में जाता है, फिर फैक्ट्री में उसका रंग रूप सब बदल जाता है और वो पैकेट में बाहर आता है, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक एक्सपायरी डेट रहता है। ये सारे खाने क्या किस में आता है? प्रोसेस्ड फूड में आता है। प्रोसेस्ड फूड में क्या प्रॉब्लम है? सारे पोषक तत्व उसमें नहीं रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पोषक तत्व उसमें से निकल जाता है, बचता है बस एम्प्टी कैलोरीज, जो हमारे शरीर के लिए अपना काम करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं। सेकेंड, जब भी वो फैक्ट्री के अंदर जाता है उसमें केमिकल्स डाला जाता है, तब भी वो ज्यादा दिन तक रह सकता है। हम एक काकड़ी लेके आएंगे मार्केट से, उसको घर में बस रखेंगे बाहर, 2-3 दिन में वो खराब हो जाएगा। लेकिन कोई भी फैक्ट्री फूड आप खरीदेंगे उसके एक्सपायरी डेट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक हम उसको घर में रख सकते हैं। कैसे? उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है, केमिकल्स डाला जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक रहे। क्या ये सारे केमिकल्स में कोई पोषक तत्व है? कुछ भी नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ केमिकल है। प्रकृति ने तो इसको दिया नहीं हमें, तो हमारा शरीर जानता नहीं इसके साथ क्या करना है, तो ये हमारे शरीर में गंदगी के रूप में रह जाता है। इसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। जैसे जैसे टॉक्सिन्स शरीर में बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियां के लिए भी शरीर एक अच्छा जगह हो जाता है बढ़ने के लिए। तो टॉक्सिन्स अपने खाने में हमें कम रखना है, लेकिन फैक्ट्री में खाने में टॉक्सिन्स ज्यादा रहते हैं। और जैसे मैंने बोला इसमें एम्प्टी कैलोरीज रहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज मतलब ज्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही रहता है, मतलब शुगर के रूप में। जब इस खाने को हम खाते हैं और ये डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ शुगर है, सारा शुगर एक साथ ब्लड में रिलीज हो जाता है। अब शरीर का काम बढ़ गया, सारे शुगर को अभी बैलेंस करना है, ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर हो गया, तो इंसुलिन की ज्यादा माध्यम की जरूरत पड़ती है इस शुगर को बैलेंस करने के लिए। अब इंसुलिन शरीर में बढ़ गया, इंसुलिन शुगर को तो बैलेंस करता है, इंसुलिन एक और काम भी करता है, जहां जहां कैंसर सेल्स की विकास हो रही है वहां पे इंसुलिन जाके मदद करेगा। तो अगर हमारे शरीर में कोई कैंसर सेल्स की बढ़ने की टेंडेंसी है और इंसुलिन ज्यादा माध्यम में हर दिन सेक्रीट हो रहा है, तो कैंसर सेल्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है।
इसीलिए फैक्ट्री मेड फूड से हमें दूर रहना है। अब एग्जाम्पल्स क्या है फैक्ट्री मेड फूड का? सबसे सिंपल एग्जाम्पल शुगर, जो हमें गन्ने के रूप में प्रकृति देती है, एकदम टफ आउटर कवरिंग के साथ, पूरे फाइबर उसका हार्ड रहता है, पूरा छील के फाइबर को चबा के फिर हमें जूस मिलता है। प्रकृति ने उसको इतना टफ बनाया ताकि हम ज्यादा एट अ टाइम नहीं खाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री ले जाके शुगर के रूप में केमिकल्स डाल के, उसमें व्हाइट कलर लाके, क्रिस्टल फॉर्म में लाके शुगर के रूप में हम पैकेट में ले आते हैं। कितना शुगर हम डाल सकते हैं? 1 कप कॉफी या चाय या दूध या इवन फ्रूट जूस जो ऑलरेडी स्वीट है, उसमें भी हम शुगर डाल के ही पीते हैं। सारे फ्रूट जूसेस, रेडीमेड जो जूसेस मिलते हैं, ज्यादातर उसमें शुगर ही रहता है। सारे प्रोसेस्ड फूड हमें मिलते हैं, जैसे मैदा। मैदा एक प्रोसेस्ड फूड है। मैदा से बने जितने भी खाना, दैट इज ब्रेड, पफ, पाव, भटूरा, पराठा, कुलचा, जो भी चीजें हम मैदा से बनाते हैं, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, सारे कुछ प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। जो स्वीट्स हम बनाते हैं जिसमें शुगर ज्यादातर रहता है, प्रोसेस्ड फूड हो गया। और जैसे रेडीमेड सॉसेस हमें दुकान में मिलते हैं, ग्रीन सॉस, सोया सॉस, व्हाइट सॉस, टोमेटो सॉस, ये सारे सॉसेस आप घर में भी बनाने को ट्राई कीजिए। वो टेस्ट आपको नहीं आएगा, वो कलर आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कलरिंग एजेंट्स है, टेस्ट मेकर्स है, ये सारे केमिकल्स या टॉक्सिन्स होते हैं। रेडीमेड जो चिप्स फिर 2 मिनट में बन सकते हैं, दैट इज नूडल्स, पास्ता, जितने भी चीजें हम सुपरमार्केट में जो बिकता है वो लेते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड में ज्यादातर प्रिजर्वेटिव, शुगर या सॉल्ट ज्यादा माध्यम में रहता है। जैसे हमने बात किया, मैदा से बने जितने भी प्रोडक्ट, ब्रेड, बिस्किट, ये सब में शुगर ज्यादातर रहता है, सॉसेस। और जब नमकीन चीजें लेते हैं, जैसे सेव और अन्य तरह के नमकीन, फिर पापड़, पिकल जो हमें दुकान से मिलता है, सभी में सॉल्ट ज्यादातर, प्रिजर्वेटिव ज्यादा माध्यम में रहता है। सॉल्ट, शुगर और मैदा, इन तीनों को व्हाइट पॉइजन माना जाता है। और प्रोसेस्ड फूड में ज्यादातर यही 3 चीजें हमें अल्टरनेटिवली मिलते रहते हैं। इसीलिए फैक्ट्री फूड से दूर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड कैटेगरी आता है एनिमल फूड, मतलब जानवर से जो मिलता खाना। जानवर से हमें क्या क्या खाना मिलता है? सारे मीट जो हमें जानवर से मिलता है, चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, फिश, और सारे सी फूड जो होते हैं, अंडा। फिर अगर वेजिटेरियंस हैं तो क्या क्या एनिमल फूड लेते हैं? दूध, दही, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट, दही, पनीर, चीज, बटर, घी, सारा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है? शुरू में ही हमने बताया था कि अगर प्रोटीन्स की बात होती है तो ज्यादातर हम एनिमल फूड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन रिच होते हैं। अब यही प्रोटीन में प्रॉब्लम है। ये जो प्रोटीन हमें जानवर से मिलता है, ये शरीर के अंदर जाके कैंसर प्रमोटिंग हो जाते हैं, कैंसर सेल्स के विकास में बहुत ज्यादा ये मदद करते हैं। इसीलिए एनिमल फूड से दूर रहना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। एनिमल फूड में भी टॉक्सिन्स है। जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स, वैसे ही जानवर के शरीर में भी अपने हार्मोन रहते हैं, उस जानवर के शरीर में जो काम करने के लिए। जब हम उनका खाना खाते हैं, ये सारे हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं और ये हमारे लिए टॉक्सिन्स हो जाते हैं, गंदगी हो जाता है, शरीर में गंदगी बढ़ना शुरू होता है। और इनको बाहर से भी हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं आजकल, ताकि जो गाय है वो 365 डेज हमें दूध दे, जो मुर्गी है वो अंडा दे,
जो बकरा है और अदर जानवर जो है वो मसल मास उनका बढ़े ताकि ज्यादा वेट में वो बिके। ऐसे अन्य कारण होते हैं उनको हार्मोन इंजेक्शंस देने की। ये सारे गंदगी किसके अंदर आ रहा है? हमारे अंदर आ रहा है जब हम इसका खाना खाते हैं। और इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े, क्योंकि एक जानवर बीमार पड़ गया पूरा कैटल बीमार पड़ जाएगा। बीमारी होने से पहले ही उनको दवाइयां दिए जाते हैं। ये सारी दवाइयां एंटीबायोटिक्स किसके अंदर जा रहा है? हमारे अंदर जा रहा है। रोज रोज थोड़े थोड़े माध्यम में हम एंटीबायोटिक लेते जा रहे हैं, और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया है, वो मर रहे हैं इस एंटीबायोटिक्स के वजह से। तो इसीलिए जानवर के खाने में दूर से दूर रहना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। टोबैको और अल्कोहल कोई भी रूप में हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पॉइजन जो होता है वो एक ड्रॉप भी पॉइजन है, ज्यादा माध्यम में लेंगे तो वो भी पॉइजन है। तो कोई भी फॉर्म में टोबैको और अल्कोहल हमारे डाइट में, खाने में अकेशनली भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर एक ऑर्गन सिस्टम को खराब करने की शक्ति रखते हैं। तो जो जो खाना हमारे शरीर के हेल्थ के बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर रहा है, तो वो खाना हमारे लिए नहीं है। अभी जो यहाँ पर हैं बहुत सारे बार आपने महसूस किया होगा कि कोई कोई खाना आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है। जैसे एड में दिखाते हैं, शादी में 2-3 दिन खा लिया अच्छे से और बीमार पड़ गए, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया। तो शरीर हमें क्या बताता है? ये खाना हमें सूट नहीं कर रहा है और ये अनहेल्दी। लेकिन एड में क्या दिखाते हैं? कुछ इनो या कोई ऐसे डाइजीन या कोई ऐसे एंटासिड पी लो और फिर से जाके एंजॉय करो उस खाने को। यही हमें दिखाया जा रहा है, बचपन से हम यही देखे जा रहे हैं। बट वो खाना क्यों खाएं जब वो शरीर हमें बोल रहा है कि ये खाना तुम्हें सूट नहीं कर रहा है? तो हर बार शरीर हमें इंडिकेशन देता रहता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, उससे कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, बीमारी होता है, वो हमें सुनना चाहिए और उसको अवॉइड करने को शुरू कर देनी चाहिए। तो शरीर की बातें हमेशा हमें सुननी चाहिए। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, शरीर के अंदर हजार काम हो रहा है। शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपना जो हेल्थ है वो खुद देखभाल कर सकता है। अगर हम डाइट, लाइफस्टाइल और अपना जो वातावरण है उसको ठीक कर ले, तो शरीर बिना कोई दवाई के हर एक बीमारी से बाहर आने की ताकत शरीर में है। बस हमें उसको समझना है और सही तरीके से अपने लाइफ को लीड करना है। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया, एक स्लाइड में देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारी प्लेट में क्या होना चाहिए। एक सेकेंड। यस, हमने देखा डाइटरी फैक्टर्स प्रमोटिंग कैंसर। जो जो खाना डाइट में हमें नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली जैसे सेशन बढ़ता है आपको डाउट्स आएंगे, तो बस आप उस डाउट्स को नोट करके रखिए। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपके डाउट उसी में क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ एंड तक, फिर मैं आपका सवाल लूंगी लास्ट 10 मिनट्स। डाइटरी फैक्टर्स प्रमोटिंग कैंसर में सर पहले मेजर फैक्टर्स हमने देखा, फैक्ट्री मेड फूड और एनिमल फूड। जैसे मैंने बोला, इनमें एम्प्टी कैलोरीज रहते हैं और इंसुलिन के माध्यम को शरीर में बढ़ाते हैं। तो ऐसे खाने को हम हाई ग्लाइसीमिक फूड्स बोलते हैं। हाई इन टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, जो कैंसर को प्रमोट करता है। लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने देखा विटामिन मिनरल्स इनमें बहुत कम रहता है या फिर रहता ही नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स तो रहेगा ही नहीं।
और रहेगा तो भी बहुत बहुत कम माध्यम में रहता है। एनिमल प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें जानवर के खाने से मिलता है वो हमारे शरीर में कैंसर प्रमोटिंग लेवल्स को बढ़ाता है। इसका सल्यूशन क्या है, क्या इसका रेमेडी है, क्या हमारे खाने में होना चाहिए? हमारे खाने में होना चाहिए होल प्लांट बेस्ड फूड, मतलब जो पौधों से हमें मिलता है वो हमारे प्लेट में होना चाहिए। और काफी नहीं कि वो पौधों से मिल रहा है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होना चाहिए, मतलब हमारे विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे प्लेट में ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है हम सब्जी, फल और हमारे हरे पत्ते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो ज्यादा माध्यम में अपने प्लेट में लाएंगे। इसके साथ साथ फाइबर का होना बहुत जरूरी। ये जो फाइबर है ये पौधों से ही मिलता है, और फाइबर के क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम अभी देखेंगे। पहले देखेंगे कि ये फाइबर क्या होता है। जैसे अभी अगर आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसमें दो बीज है। जैसे मैंने शुरू में बताया, प्रकृति जो भी चीज बनाती है पूर्ण बनाती है। क्या खुद को ही ले ले, सबका एक त्वचा होता है। हमारे शरीर में जो त्वचा है उसको हम स्किन बोलते हैं। तो हमारे अंदर ऑर्गन्स है, सबको प्रोटेक्ट करके हमको एक स्ट्रक्चर देता है त्वचा। वैसे ही अगर आप बीज ले लें, सब्जी ले लें, फल ले लें, उनका एक टफ आउटर कोटिंग रहता है। प्रकृति ने उसको क्यों दिया? ताकि उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो सुरक्षित रहे। उस बीज से ही कल एक पौधा और पेड़ निकले, तो सारे पोषक तत्व कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक आउटर कोटिंग दिया गया है। इसी में ज्यादातर फाइबर रहता है। तो आप देखेंगे एक बीज जो बाईने तरफ है उसमें ब्राउन कलर का एक आउटर कोटिंग, और अंदर बच्चे के जैसे एक जर्म है जिसमें उस बीज का 70% से 80% पोषक तत्व छुपा हुआ है। और दाहिने तरफ जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें से आउटर कोटिंग या छिलका निकाल दिया गया है। जैसे हमने छिलका निकाला, ये जो 80% पोषक तत्व है ये भी निकल जाता है, तो उस बीज में बचता है बस 20% पोषक तत्व। अब ये 20% भी हम जब उसको वॉश करते हैं, हीट करते हैं, खाना बनाते हैं, और 10% निकल जाता है। हमारे पास बचता क्या है? बस 10% पोषक तत्व। क्या हमारे शरीर के लिए ये काफी है अपना काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जो भी खाना हमारे प्लेट में आता है वो छिलके के साथ आएगा, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। आगे जाके देखेंगे हम हर खाने को छिलके के साथ कैसे अपने प्लेट में ला सकते हैं। अब ये छिलके के साथ पौधों से आया हुआ खाना को खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है? ये जो काम करता है शरीर के अंदर, एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर का काम ये शरीर के अंदर करता है। सबसे पहले जो इंसुलिन का माध्यम है उसको बढ़ाता नहीं। जब भी हम छिलके के साथ खाना खाते हैं, फाइबर के साथ खाना खाते हैं, ये जो फाइबर है मेश के तरह इंटेस्टाइन में रह जाता है और शुगर को बाहर एक साथ छोड़ता नहीं। धीरे धीरे शुगर इंटेस्टाइन से ब्लड में निकलता है। तो इंसुलिन भी हमेशा ज्यादा माध्यम में जरूरत नहीं पड़ती है, कम कम माध्यम में जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन बढ़ेगा नहीं, मतलब जहाँ कैंसर सेल्स की विकास हो रही है वहां पे भी ज्यादा मदद उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए छिलके के साथ खाना खाना बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। कैंसर सेल्स के जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है जब हम फाइबर के साथ पौधों से आया हुआ खाना खाते हैं। कैंसर सेल्स जब बढ़ते हैं सारे ब्लड सप्लाई हर जगह से अपने और खींचना शुरू करते हैं, इसको भी रोकता है फाइबर के साथ जो खाना हम खाते हैं। दे प्रमोट ट्यूमर सेल डेथ,
हर एक सेल 120 दिन के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद वो अपने आप मर जाता है। लेकिन जब कैंसर सेल्स अबनॉर्मली ग्रो होते हैं और वो 120 दिन का जो साइकिल है उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन ये जो खाना है कैंसर सेल्स के डेथ को फोर्स करेगा और कैंसर सेल्स के डेथ में मदद करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स, जहां जहां सूजन है शरीर में, कोई बीमारी के वजह से, कोई ट्रीटमेंट के वजह से, उस सूजन को भी कम करता है और आगे जाके ये सूजन ना हो उसमें प्रिवेंट करने का काम भी करता है। इतने सारे फायदे हैं जब हम पौधों से आया हुआ खाना खाते हैं। काफी नहीं, सिर्फ पौधों से आए उस खाने में ज्यादातर सब्जी, फल और हरे पत्ते होने चाहिए और इस खाने में फाइबर यानी कि छिलका होना बहुत बहुत जरूरी। अब हम देखेंगे एक प्लेट को कैसे डिजाइन करें जिसमें ये सारे चीजें हमको मिले। जब भी आप प्लेट लेंगे खाने को, उसको 4 भाग में डिवाइड करें। जैसे एक प्लस साइन मारा, 4 भाग में डिवाइड हो गया। प्रथम भाग इसमें आएगा अनाज, जो हमारे प्लेट में ज्यादातर रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत बहुत जरूरी है। सारे ऑर्गन सिस्टम्स को एनर्जी इसी से मिलता है। जब हम उसको छिलके के साथ लेते हैं तो ये हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो छिलके के साथ हमें चावल लेना है। अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड राइस, दाहिने वाला बीज जिसमें छिलका नहीं। हमको स्विच ओवर करना है अनपॉलिश्ड राइस, जिसमें एक लेयर का छिलका। आपका ब्राउन राइस और रेड राइस अनपॉलिश्ड राइस ही होता है, लेकिन उसका जो कलर है किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है। अनपॉलिश्ड राइस जो लाइट ब्राउन या पिंकिश कलर में रहता है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है। तो छिलका रह गया, मतलब पोषक तत्व भी उसका रह गया। गेहूं और मिलेट्स की जो हम बाकरी बनाते हैं, पैकेटेड आटा अगर हम लेते हैं तो वो उसको छान लेते हैं पीसने के बाद, एंड वो फाइबर सारा निकल जाता है। तो इसीलिए हम गेहूं लेके आएंगे, हम नचनी या बाजरा या ज्वार मार्केट से ले आएंगे, चक्की ले जाएंगे, पिसवा के लाएंगे और बिना उसको छाने उसमें रोटियां और बाकरी बनाएंगे। सारे मिलेट्स को हम चावल की तरह पका सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसका आटा ही बना के बाकरी बनाना है। आप उस मिलेट को 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए और फिर चावल की तरह उसको पकाइए। मिलेट्स भी पॉलिश्ड मिलते हैं और अनपॉलिश्ड मिलते हैं, तो हमें खरीदना है अनपॉलिश्ड मिलेट्स। अब किन किन चीजों में फाइबर नहीं रहता है? पहले ही मैंने बोला मैदा। मैदा आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सूजी, वर्मिसेली, साबूदाना, इसमें बिल्कुल फाइबर नहीं रहता है। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दलिया। आपको अगर उपमा बनाना है, शीरा बनाना है, तो आप दलिया से बनाइए जो ब्रोकन व्हीट होता है। पोहा खाना है तो रेड राइस वाला पोहा खाइए, जो थिक पोहा, जो 2 घंटे लगते हैं उसको सॉफ्ट होने में भिगोने से। तो वैसे पोहा ले आइए और जो भी चीज आपके प्लेट में जाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो छिलके के साथ होगा। सेकेंड भाग आपके प्लेट में जो होगा वो प्रोटीन रिच फूड। प्रकृति हर चीज पूर्ण बनाती है। मैं प्रोटीन बोल रही हूँ बट इसमें भी विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स बोल रही हूँ अनाज को, उसमें भी प्रोटीन रहता है, उसमें भी विटामिन मिनरल्स रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा माध्यम में रहता है। जैसे इसमें प्रोटीन ज्यादा माध्यम में रहता है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन रिच फूड बोलते हैं। दाल और फलियां, हर दाल छिलके के साथ मिलता है, तो आप छिलके वाला दाल खरीदें। फलियां छिलके के साथ ही होता है, लेकिन वो बहुत हेवी हो जाता है जब हम उसको पका के खाते हैं। तो छिलका हमेशा आप अंकुरित करके, स्प्राउट करके फिर आप अपना खाना बनाएंगे। नट्स और सीड्स, नट्स प्रोटीन रिच और फैट रिच होते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स उसमें रहते हैं। तो नट्स हमें रोज रोज खाने की अगर आदत है, उसको हम कम करेंगे और बंद करेंगे। जैसे बादाम, कैश्यू, अखरोट, पिस्ता, ये सब बहुत ज्यादा इनमें प्रोटीन और फैट है।
बच्चों को दे सकते हैं भिगो के, बट बड़ों के लिए नहीं है। सीड्स जो फैट रिच भी होते हैं, जैसे मूंगफली से मूंगफली का तेल बनता है, राई से सरसों का तेल बनता है, तिल से तिल का तेल बनता है, नारियल से नारियल का तेल बनता है। तेल एक रिफाइंड फूड है, मतलब प्रोसेस्ड फूड। मूंगफली को फैक्ट्री में ले जाके उसमें से सिर्फ फैट को निकाल के तेल बनाया जाता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो तेल एसिड से वॉश किया जाता है, कॉस्टिक सोडा से वॉश किया जाता है, ताकि वो ज्यादा दिन तक बॉटल में घर में रहे। तो रिफाइंड ऑयल खाने से एसिड ट्रेसेस भी हमारे अंदर जा रहे हैं। तो खरीदिए चक्की फ्रेश ऑयल, दैट इज जो चक्की से बनता है, इसको हम कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। और ऑयल का इस्तेमाल हमें कम करना है। इसीलिए जिन चीजों से हमें तेल मिलता है, उन्हीं चीजों को अगर हम अपने खाने में डाल दें, तो फिर हमें नेचुरल फैट भी मिलेगा, उसके साथ बाकी सारा पोषक तत्व भी हमें साथ में मिलेगा। तो कोई रेसिपी में अपना अंकुरित किया हुआ मूंगफली डालिए, कोई रेसिपी में तिल रोस्ट करके डालिए, कोई रेसिपी में नारियल डालिए, कोई रेसिपी में राई का तड़का दीजिए, तो आपको नेचुरल फैट मिल रहा है। और तेल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिए। जैसे तेल को हम एक टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, वो टॉक्सिक हो जाता है। उसके अंदर जो खाना उसके बाद डालते हैं तलने के लिए, वो खाना भी टॉक्सिक हो गया। तो गहरे तले हुए चीजों से हमें दूर रहना है। मतलब डीप फ्राइड फूड, क्या क्या आता है इसमें, चिप्स, सेव, अन्य तरह की जो नमकीन बनता है, मटरी, चकली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर आता है हमारे पूरी, समोसा, कचौरी, जो भी डीप फ्राइड फूड हम बोलते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। तो हमने देख लिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे अपने खाने में लाना है। दैट इज अनाज एक भाग, प्रोटीन एक भाग, और नेचुरल फैट के बारे में भी हमने बात किया। अब हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत बहुत जरूरी है। सब्जी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एक भाग पूरा कुक्ड वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना जरूरी है। हर एक मील में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते या साग एक बंच आपको कहीं ना कहीं डालना होगा। दैट इज इधर इन दाल, या अंकुरित किया हुआ फलियां के साथ, या सब्जी के साथ, या रोटी के साथ, या चावल के साथ, कहीं पे भी एक बंच ऑफ ग्रीन्स आपके प्लेट में होना जरूरी है। एक वेजिटेबल ज्यादा माध्यम में, जरूरी नहीं कि हर कलर का वेजिटेबल हर मील में होना है, आप मिक्स भी कर सकते हैं। ज्यादातर एक ही वेजिटेबल हम ज्यादा माध्यम में बनाते हैं, सिंपल और बेस्ट। चौथा भाग हमारा होगा सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स। हर एक प्लेट में एक भाग सैलेड होना जरूरी। सैलेड अगेन, जो भी सैलेड वेजिटेबल आपको पसंद है, छिलका के साथ। और हमेशा सैलेड आप घर में ही सब्जी ले आके काट के तुरंत खाएंगे। सैलेड में हाइजीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी तीन हम हीट में पका लेते हैं और जो भी जर्म्स हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन सैलेड फ्रेश है, बिना पकाया हुआ चीज है, इसीलिए जब हमारी ट्रीटमेंट भी होता है, डॉक्टर्स सैलेड खाने से मना करते हैं। लेकिन सैलेड को भी हम हेल्दी वे में घर में सब्जी ले आके अच्छे से उसको ब्रश के साथ साफ करके, जब भी खाने बैठेंगे, तीनों चीज रेडी है, तब जाके हम सैलेड को काटेंगे और तुरंत खा लेंगे। बचा हुआ वेजिटेबल, जैसे आधा काकड़ी काट के खा लिया, आधा फ्रिज में रख लिया, ये काम कभी मत कीजिए। जो भी वेजिटेबल आप काट रहे उसी टाइम खा लीजिए, और अपने फैमिली मेंबर्स को अगर ज्यादा हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उनको भी खाने में एंकरेज कीजिए। बाहर से कटा हुआ वेजिटेबल कभी हम नहीं लाएंगे। तो ये सब ध्यान में अगर रखेंगे तो आप सैलेड हेल्दी वे में आराम से घर में खा सकते हैं। ये होगा जब भी आप बैठेंगे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, आपका प्लेट में ये 4 भाग होना जरूरी है। और सारे कुछ
छिलके के साथ। वेजिटेबल्स भी हम छिलके के साथ पकाएंगे। ज्यादातर एक दो वेजिटेबल में ही हमें छिलका निकालना है, जैसे सफेद कद्दू है, सूरन है, अरबी है। बाकी सारे वेजिटेबल्स छिलके के साथ अच्छे से वॉश करके छिलके के साथ हम बनाएंगे। और हमारे डाइट में क्या होना चाहिए? फ्रूट्स। लेकिन फ्रूट्स खाने की प्लेट से दूर। फ्रूट हमेशा एज अ मील हमें खाना चाहिए। पका हुआ खाने के साथ हमें फ्रूट्स मिक्स नहीं करना चाहिए। जहां जहां छिलका रख सकते हैं वहां पे हम छिलका रख सकते हैं। जहां छिलका निकालना होता है वहां हम छिलका निकालेंगे फ्रूट्स में। और जल, जल बहुत जरूरी है वो भी, लेकिन प्लेट से दूर। खाते वक्त या खाने से जस्ट पहले या जस्ट बाद जल पीना अवॉइड कीजिए। तो हमारे खाने में ही फ्लूइड्स होना जरूरी है। सब्जी में तो फ्लूइड्स रहता है, सैलेड में नेचुरल वाटर रहता है, दाल में पानी रहता है। तो ध्यान रखिए कि आपका जो खाना है वो पूरा ड्राई ना हो और बहुत स्पाइसी ना हो, ताकि आपको बार बार पानी पीने की जरूरत पड़े। खाने के 1 घंटा सवा घंटा के बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर इस तरीके से हमारा डाइट रहेगा, हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, सारे कुछ हमारे शरीर को मिलेगा। और हमारे शरीर का हेल्थ जो है बढ़ता जाएगा और बीमारी अपने आप शरीर से निकलता जाएगा। कुछ सैंपल प्लेट्स है, अगर हम इस तरीके से खाएंगे, ज्यादातर जैसे हम खाते हैं वैसा ही है। हर एक प्लेट में सैलेड है, हर एक प्लेट में अनपॉलिश राइस है जो सफेद कलर का नहीं रहता है, रागी सॉरी नचनी की रोटी है बीच वाले प्लेट में। तो इस तरीके से आप हेल्दी वे में खाएंगे। दूसरा हमने देखा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में 3 चीजों की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ही जरूरी। एक है कि पोषक तत्व भरा हुआ खाना हम अंदर ले जाए। अब अंदर जो गया खाना, अगर वो पोषक तत्व शरीर ले नहीं पाता है उस खाने से, तो फिर क्या फायदा? तो पोषक तत्व अब्सॉर्ब करना भी जरूरी है। अब्सॉर्ब करने के बाद उसको सही जगह में जाके डिपॉजिट करना भी जरूरी है। जैसे कैल्शियम और सारे मिनरल्स जो हमारे खाने में होता है, शरीर को उसको अब्सॉर्ब करना है, हड्डियों में जाके डिपॉजिट करना है। हड्डियों में तब डिपॉजिट होगा, हड्डियों तब स्ट्रांग बनेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करने के वक्त ही ये हड्डियों में मिनरल्स जाके डिपॉजिट होते। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वेट कीजिए, रिकवर हो जाइए अच्छे से, फिर एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो रोज आपको धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज टाइमिंग बढ़ाना है। 1 घंटा तक आपको अपना एक्सरसाइज टाइमिंग लेके आना है। तो वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, धीरे धीरे शुरू कीजिए। और फिजिकल एक्सरसाइज, आपका कोई स्पोर्ट खेलने को मन कर रहा है वो एक दिन हो सकता है। डांस पसंद है तो डांस कर सकते हैं। गार्डनिंग पसंद है तो 1 घंटा गार्डनिंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जो भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप एंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को कीजिए। और अपना फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा का रोज जारी रखिए। नींद, 7-8 घंटे की नींद हर एक इंडिविजुअल को जरूरी है। और नींद भी सही टाइम में होना जरूरी। नेचर क्योर या नेचुरोपैथी में ये बताया गया है कि रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक शरीर का रिपेयर टाइम होता है। रिपेयर कब होगा? जब शरीर और कोई काम नहीं करेगा, मतलब हम जब सोते हैं तब रिपेयर का काम होता है। अगर आपने उस टाइम छोड़ दिया तो नींद तो आपको उसके बाद 8 घंटे तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये जो रिपेयर है ये नहीं हो पाएगा। अगले दिन भी शरीर उसी आधा अधूरा छूटा हुआ रिपेयर के साथ ही उसको शुरू करना है। तो आप फ्रेश नहीं उठ सकते हैं, पूरे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, बार बार आपको नींद आएगी दिन में। और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। तो इसीलिए नींद भी
हमारे रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच 8 घंटे की नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी और सही नींद हमारी बीमारियों को एक चेक में रख सकता है। स्ट्रेस, हर किसी को आज स्ट्रेस है और थोड़ा सा स्ट्रेस हमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हमारा रूटीन नहीं रहेगा, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं लाइफ में। लेकिन स्ट्रेस हमारे लाइफस्टाइल में पूरा ऑक्यूपाई हमें नहीं करनी चाहिए। अगर इस स्ट्रेस को हमें मैनेज करना है और शरीर को बचाना है इस स्ट्रेस से, क्योंकि सारा स्ट्रेस जो मन को है वो शरीर में ही आके बीमारियों के रूप में हमें बाहर दिखेगा। तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें रोज करना चाहिए योगा। और योगा जब करेंगे हमारा शरीर जो है वो स्ट्रेस से रिकवर होगा। और योगा की जो फिलॉसफी हम जानना शुरू करेंगे, हम ये भी जानेंगे कि स्ट्रेस को कैसे अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं और बिना स्ट्रेस के हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे जी सकते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल में 1 घंटा का फिजिकल एक्टिविटी, 1 घंटा योगा और सही नींद होना बहुत जरूरी है। वातावरण, हमने बोला पौधों से आया हुआ खाना हमारे लिए हेल्दी है, लेकिन अगर ये खाना पूरे केमिकल के साथ आ रहा है तो फिर ये टॉक्सिन्स फिर हमारे शरीर में आएंगे। अगर वो पौधा उगाते वक्त किसान ने उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाला हुआ है, ये सारे केमिकल खाने के अंदर जाएगा और हमारे अंदर भी जाएगा। इसीलिए हमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड के और बढ़ना चाहिए और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और खाना हमें खरीदना चाहिए। पोल्यूशन, हर एक टाइप ऑफ पोल्यूशन से हमें दूर रहना है, क्योंकि पोल्यूशन के थ्रू हम केमिकल्स और टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहा है और गंदगी शरीर में बढ़ता है। प्लास्टिक केमिकल से बना हुआ है। प्लास्टिक में जब हम खाना स्टोर करते हैं ये केमिकल खाने के अंदर चला जाता है। इसीलिए प्लास्टिक जहाँ यूज होता है किचन में, सारे जगह से हम प्लास्टिक को निकालेंगे। कुकवेयर, जो कुकवेयर केमिकली कोटेड है उस कुकवेयर से हम दूर रहेंगे, क्योंकि जब वो कुकवेयर में एक थोड़ा सा भी स्क्रैच होता है तो उसमें से 8,000 से 10,000 केमिकल्स निकलते हैं। तो इसीलिए कुकवेयर ध्यान से हम स्टेनलेस स्टील या फिर लोहे का या फिर मिट्टी का, पत्थर का ऐसे बर्तन यूज करेंगे। और केमिकली कोटेड कुकवेयर, एल्युमिनियम और हिंडालियम, इनसे हम दूर रहेंगे। माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव्स हमारे खाने के अंदर जाता है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसीलिए माइक्रोवेव ओवन से हम दूर रहें। पंच महाभूत के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रकृति के एक भाग हैं। प्रकृति पंच महाभूत से बना हुआ है और हमारे शरीर भी पंच महाभूत से ही बना। अगर इन्हीं का मदद हम ले लें अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, बहुत जल्दी हम हेल्थ में आ सकते हैं। जितने भी बातें अभी तक हमने की वो था पृथ्वी महाभूत के बारे में, जो पृथ्वी में उगता है सारे चीजें, उसी को लेके हम अपने शरीर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। मड थेरेपी एक बहुत ही सिंपल थेरेपी है, इफेक्टिव थेरेपी है, जो हम मड लगा सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बीमारी के हिसाब से, और सारे टॉक्सिन्स मड निकालता है। अगर आपके शहर में नेचुरोपैथी का कोई क्लिनिक है, जरूर संपर्क कीजिए और वहां पे सीखिए सिंपल मड थेरेपी, और मड लेके आके आप घर में ही उसको ट्राई कर सकते हैं। जल, अगेन हाइड्रोथेरेपीज बहुत ही पॉपुलर है नेचुरोपैथी में। पानी को लेके हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप अगेन नेचुरोपैथी क्लिनिक में जाके आप हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी सीख सकते हैं। अग्नि, प्रकृति में अग्नि सनलाइट के रूप में है, तो ये सनलाइट हमारे शरीर के ऊपर पड़ना बहुत जरूरी है। रोज सन बाथ लेना जरूरी है। जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में पड़ता हो वहां पे बेडशीट बिछाइए, लेट जाइए मिनिमम क्लोथिंग के साथ।
आगे का भाग 5 मिनट एक्सपोज कीजिए, पीछे का भाग 5 मिनट, राइट साइड और लेफ्ट साइड 5 मिनट। 15 मिनट में आपका सन बाथ खत्म। सन बाथ में क्या क्या फायदा है? हमें पता है कि हमारा त्वचा जो है विटामिन डी बनाता है सनलाइट एक्सपोजर से। विटामिन डी हमें कोई खाना नहीं देता है, दवाई विटामिन डी के सैशे लेने से बदले रोज अगर हम 10 मिनट सन बाथ ले लें तो काफी विटामिन डी हमारे शरीर में बने। विटामिन डी क्यों जरूरी है? अगर जो मिनरल्स हम खाते हैं उसको अगर को शरीर को अब्सॉर्ब करना है, उसके लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। हड्डियों में जाके कैल्शियम डिपॉजिट होना है तो विटामिन डी के मदद से ही वो काम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना स्ट्रेंथन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जठर अग्नि है वो स्ट्रेंथन होता है सनलाइट एक्सपोजर से। हमारा मूड पॉजिटिव बनता है। कोई भी जगह शरीर में कोई बीमारी हो या ट्यूमर हो, उसको हम अगर सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, ट्यूमर सेल्स को मारने की शक्ति रखता है सनलाइट। इतने सारे फायदे हैं सन बाथ के। रोज बस 10 मिनट हमें स्पेंड करना है और अपना सन बाथ लेना है। वायु तत्व जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हमें पता है कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे सांस लेना बंद होता है तो क्या होता है, और इस सांस को जब हम डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राणायामा। और जैसे सांस को डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं, स्लो डाउन करना शुरू करते हैं, शरीर में आधा से ज्यादा बीमारियां अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो रोज हमारा जो 1 घंटा योगा है उसमें अगर 10 मिनट भी आप प्राणायाम कर लें तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। आकाश तत्व, जहां जहां शरीर में जगह बना सकते हैं वहां पे आकाश तत्व की इस्तेमाल हो रही। पेट में कब जगह बनाएंगे? जब हम खाना नहीं देंगे, जब हम फास्टिंग रखेंगे तो पेट में जगह बनेगा और आकाश तत्व का इस्तेमाल होगा। फास्टिंग इसको बोलते हैं। और 2016 में डॉक्टर ओसुमी, एक जापानीज साइंटिस्ट, ने ये पता किया कि फास्टिंग के टाइम जो शरीर के बुरे सेल्स हैं वो मरना शुरू करते हैं और अच्छे सेल्स बुरे सेल्स को खाना शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी। और उनको नोबेल प्राइज मिला इसको रिसर्च करने के लिए। तो हमारे इंडिया में तो फास्टिंग सदियों से है। और फास्टिंग मतलब सिर्फ पानी में रहना। फास्टिंग का खाना जो अलग से खाते हैं वो फास्टिंग में नहीं आता है। और अगेन फास्टिंग हफ्ते में 1 बार करना अच्छा है। कोई एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ही हमें फास्टिंग शुरू करना है, क्योंकि फास्टिंग के दिन हम कोई दवाई नहीं लेते। जो भी रेगुलर मेडिसिन है वो उस दिन कोई भी मेडिसिन हम लेते नहीं। 1-2 बार आप कोई नेचुरोपैथ एक्सपर्ट के साथ फास्टिंग करना सीखेंगे, फिर खुद अपने घर में हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि नेचुरोपैथी में टाइम रहता है, बायोलॉजिकल साइकिल जो हमारा शरीर फॉलो करता है, उसमें रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक रिपेयर फेज होता है। सुबह 4 बजे से 12 बजे तक एलिमिनेशन फेज होता है, मतलब शरीर के हर एक सेल अपने गंदगी को बाहर निकाल के फेंकता है। तो इस एलिमिनेशन में अगर हमें मदद करना है तो हमारा खाना सुबह में जो हम खाते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता हुआ खाना रहना चाहिए। तो जब भी हम सुबह उठते हैं हमें पानी, बताया गया है कि गुमसुम पानी 1 गिलास पिए, उसको उषा पान बोलते हैं। और उससे क्या होता है, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन में उसमें मदद मिलता है और हमारा जो बॉबल मूवमेंट, टॉयलेट का काम अच्छे से होता है। तो सुबह उठते ही 1 गिलास गुमसुम पानी। उसके बाद हमारा फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे होगा वेजिटेबल जूस। 3 वेजिटेबल में से एक हम चुनेंगे, काकड़ी, लौकी या सफेद कद्दू। काकड़ी और लौकी छिलके के साथ, सफेद कद्दू छिलका और बीज निकाल के जो सफेद पार्ट है वो। 4-5 पीस लेंगे, मिक्सी में ब्लेंड करेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे तो हमारा 1 गिलास जूस रेडी। उसको फिल्टर नहीं करेंगे,
कुछ और ऐड नहीं करेंगे, बस उसको हम डाइल्यूटेड जूस पी लेंगे। अगर व्हीट ग्रास है आपके घर में उगा हुआ, तो व्हीट ग्रास का जूस भी आप बना के पी सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे। उसके बाद जब भी हमें भूख लगेगी, हम लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। मैंने पहले ही बताया कि फ्रूट एज अ सेपरेट मील हमें खाना चाहिए, और खाने के साथ, पका हुआ खाने के साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट होगा फ्रूट मील, मोनो फ्रूट मील। कोई एक टाइप ऑफ फ्रूट, अगर आज आपको केला खाने को मन कर रहा है, केला ही खाएंगे, और जितना केला चाहिए उतना आप खा सकते हैं। अगर कल आप अनार खा रहे हैं, तो ज्यादातर रखिए कि अनार ही खाएंगे जब तक आपका पेट भर नहीं जाएगा। क्या फल में सारे पोषक तत्व है? बिल्कुल है। सिंपल शुगर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइव एंजाइम्स है जो सिंपल प्रोटीन्स है, विटामिन मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के है, फाइबर है, और उसमें अगर कुछ मिसिंग है वो है फैट। तो आप फ्रेश नारियल ग्रेट करके एक हाथ मुट्ठी नारियल आप उस फ्रूट के साथ मिला के खा सकते। फ्रूट का टेस्ट भी बढ़ेगा और आपको जो फाइबर और फैट भी साथ में मिलेगा। एवरी डे आप अपने फ्रूट को बदलेंगे, और कोई कोई दिन कोई फ्रूट जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको 10 साढ़े 10 तक फिर से भूख लगेगी, तो एक और फ्रूट ब्रेकफास्ट उस दिन आप खा सकते हैं। उसके बाद जब भी भूख लगेगी आपका होगा लंच ब्रेक। लंच हमने पहले ही डिस्कस किया कि कैसे होना चाहिए, 4 भाग में डिवाइड करके क्या क्या हमारे एक एक पोर्शन में होना चाहिए हमने देखा। आपका डिनर भी वैसा ही होगा जैसा लंच। डिनर और लंच के बीच जब आपको अगर भूख लगेगी शाम को, तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो। अगर नारियल पानी सूट नहीं करता है तो नींबू का रस पी लीजिए, या फिर आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। जो गर्म पानी में जिंजर को डालिए, तुलसी पत्ते डालिए, उसको उबालने दीजिए, फिर एक ग्लास में फिल्टर करके शक्कर के बदले थोड़ा सा गुड़ डाल के आप पी सकते हैं शाम। तो ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स आप बना के घर में पी सकते हैं। और क्योंकि 8 या 9 बजे तक आपको नींद सोने जाना है, उसके 2-2.5 घंटे पहले आपका डिनर खत्म होगा। तो आपका डिनर टाइम होगा 6:30 बजे, या मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक आपका डिनर खत्म हो जाए। अब हमारा क्या होता है, 6 साढ़े 6 बजे में स्नैक्स रहता है, 9:30 10 बजे डिनर रहता है। अब स्नैक्स को कट कीजिए, और ऐसा ही एक पोषक तत्व भरा हुआ प्लेट आप डिनर के लिए खाइए, और अपना डिनर खत्म। 7 बजे के बाद कुछ नहीं, 9 साढ़े 9 बजे तक आप सोने जाएंगे, और नेक्स्ट डे सुबह आपका गर्म गुनसुम पानी से दिन शुरू होगा। तो ये होगा एक सैंपल डाइट एक दिन के लिए, जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे। अब स्लाइड शेयर को तो मैं स्टॉप करूंगी। यस, शक्कर हमने मना किया, तो शक्कर के बदले आप गुड़ यूज कर सकते हैं थोड़े माध्यम में, जहां जहां जरूरत है। अगेन गुड़ भी इसी शुगर केन से आता है, और जब जरूरत हो वहां पे हम गुड़ थोड़ा सा बेटर होता है शक्कर से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट हमने बोला कि पॉइजन है। सॉल्ट और शुगर, स्वीट, दोनों ही हमारे खाने में कम होना जरूरी है। और सॉल्ट भी आप रॉक सॉल्ट, अनरिफाइंड रॉक सॉल्ट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइट सॉल्ट। थर्ड पॉइजन हमने बोला मैदा, मैदा से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे खाने से बाहर। फोर्थ पॉइजन है मिल्क, जो एनिमल से आता हुआ, तो वो भी हमने एनिमल फूड में मना ही किया है। मिल्क का सब्स्टिट्यूट हो सकता है कोकोनट मिल्क, और इसी कोकोनट मिल्क जो घर में ही बनता है, इसी कोकोनट मिल्क में आप थोड़ा सा गुड़ डाल के पियेंगे तो दूध की तरह फ्रेश दूध आप पी सकते हैं। इसी कोकोनट मिल्क में अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और मिक्स करेंगे,
इंस्टेंट छाछ हो जाए, तो आप छाछ की तरह उसको पीना है तो आप उसको छाछ की तरह भी पी सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट्स है मेरे पास, बाकी कोई खाने के लिए मेरे पास सब्स्टिट्यूट नहीं। अभी हम 10 मिनट लेंगे डाउट क्लियरेंस में। आपको डाउट चैट बॉक्स में टाइप करना है, आप टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना जो रेस हैंड सिंबल है वो भी रेस कर सकते हैं, और मैं आपका अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं जो चैट बॉक्स में है वो डाउट्स ले लेती हूँ। जिसका शुगर है वो क्या फ्रूट खा सकते हैं दिन में? जिनको डायबिटीज है, आपको खुद पता है कि कौन से फ्रूट्स जो बहुत स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो मना किया जाता है। स्टार्ट विथ जो फ्रूट्स आपके लिए सेफ है, जैसे गुआवा, पपाया, तरबूजा। तो ये सारे फ्रूट से आप शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आपके इस डाइट के साथ फाइबर, क्योंकि इस डाइट में बहुत ज्यादा है, आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल में आना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे शुगर लेवल्स आपके नॉर्मल में आएंगे, तब आप सारे फ्रूट्स उसके बाद खा सकते हैं। कैन यू रिपीट द चार्ट वंस? चार्ट में हमने यही डिस्कस किया कि सबसे पहले सुबह गुनसुम पानी, उसके बाद एक वेजिटेबल जूस जो काकड़ी, लौकी या फिर सफेद कद्दू या व्हीट ग्रास से बना हुआ हो। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट जो फ्रूट ब्रेकफास्ट है। उसके बाद और उसमें नारियल ऐड करेंगे। अगर आप डायबिटिक नहीं है, उसमें एक दो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 डेट्स या 2 फिग या 4-5 किशमिश। ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका होगा लंच, जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, प्लेट का 4 भाग। और उसके बाद शाम को कुछ हेल्दी पिएंगे, और 6:30-9-7 बजे तक आप अपना डिनर खत्म करेंगे। छाछ छाछ पी सकते हैं, यस। प्लांट फूड से जो बना हुआ छाछ, जैसे कोकोनट मिल्क आप घर में निकालिए, उसमें आप नींबू ऐड कीजिए, नींबू का रस मिलाइए और थोड़ा सा नमक डाल के अपना छाछ पी सकते हैं। कर्ड ले सकते हैं क्या? ये पूरे सेशन होने के बाद यूजुअली ऐसे बहुत सवाल आते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स के, तो एनिमल प्रोडक्ट्स मना किया गया है। तो उसी में आता है सारा कुछ, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट्स उसी में आता है। तो कर्ड, घी, दैट इज बटर, चीज, ये सारे कुछ, पनीर, ये सारे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स है, और ये सारा कुछ हमने मना किया है। बीटरूट और कैरेट जूस। अब बीटरूट और कैरेट आप अपना सब्जी में बना के खाइए, या फिर कैरेट सैलेड में भी आप खा सकते हैं। बीटरूट को थोड़ा सा स्टीम करके फिर खाइए, क्योंकि किसी किसी को बीटरूट, रॉ बीटरूट से थोड़ा सोर थ्रोट होता है। तो बीटरूट और कैरेट जूस के लायक नहीं रहते। जूस उन्हीं चीजों से बनता है जिस सब्जी में पानी का माध्यम ज्यादा हो, जैसे काकड़ी, लौकी, सफेद कद्दू, ये सब जब हम खाना बनाने के लिए डालते हैं कढ़ाई में, पानी छोड़ता है। तो वैसे वेजिटेबल्स हम चुनते हैं जूस के लिए। बीटरूट और कैरेट में तो वैसे पानी का माध्यम ज्यादा नहीं रहता है, तो इसीलिए ये सैलेड में खाइए, या उसको पका के आप सब्जी में खा सकते हैं। वेजिटेरियन पर्सन मिल्क ले सकते हैं क्या? अगर आप वेजिटेरियन हैं, इसका मतलब आपको एनिमल प्रोडक्ट से आप नेचुरली दूर, और मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मिल्क लेना है कि नहीं। आंवला ले सकते हैं, यस। आपके सैलेड में आप उसको ग्रेट करके आंवला ले सकते हैं, या आपके खाने में भी आंवला डाल के ले सकते हैं। फिश तो हमने मना किया है, क्योंकि ये एनिमल फूड है। ड्राई फ्रूट्स में भी एक कंफ्यूजन रहता है, नट्स और ड्राई फ्रूट्स में।
नट्स हमने मना किया था अडल्ट के लिए। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप डायबिटिक नहीं है तो सुबह के जो फ्रूट ब्रेकफास्ट है उसके साथ आप एक दो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कैन वी हैव कुकुम्बर सैलेड विद डिनर? डेफिनेटली, जो भी सैलेड वेजिटेबल आपको कोई भी मील के साथ पसंद है आप वो ले सकते हैं। कैन वी कंज्यूम सूजी एंड पोहा? सूजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सूजी, सूजी रिफाइंड फूड है, प्रोसेस फूड है, उसमें छिलका नहीं रहता है। सूजी के बदले आप दलिया यूज करेंगे। पोहा, रेड राइस थिक पोहा यूज करेंगे, व्हाइट पोहा नहीं। कोकोनट वाटर मना किया है, नो प्रॉब्लम। आप कोकोनट वाटर के बदले नींबू का रस थोड़ा सा गुड़ डाल के पी सकते हैं या काढ़ा बना के पी सकते हैं। वीगन फूड फॉलो करना है क्या? दिस इज वीगन से भी एक स्टेप ज्यादा। वीगन में सारे प्रोसेस्ड फूड्स अलाउड होते हैं, जैसे मैदा का खाना, शुगर, ये सब वीगन में अलाउड है। लेकिन जो खाना यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फाइबर के साथ, बिना प्रोसेस किया हुआ खाना, ये वीगन फूड से भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है क्वालिटी में। Can we include rice in both meals, lunch and dinner? Yes, definitely. हमारे पास 9 प्रकार के मिलेट्स हैं, राइस है और गेहूं है। वेजिटेरियन फूड का खूबी ये है कि हमेशा एक वैरायटी है। आप सब्जी भी लें तो आपको 10-12 वैरायटी मिलेंगे, फ्रूट्स लेंगे तो वैरायटी है, दाल लेंगे तो वैरायटी है, अनाज लेंगे तो उसमें भी वैरायटी है। हम इस वैरायटी को क्यों खाते हैं? क्योंकि हर एक चीज में अलग अलग पोषक तत्व है, फाइबर के अलग अलग क्वालिटी है, ये सारे पोषक तत्व हमें चाहिए, इसीलिए वैरायटी रखना जरूरी है। एक बार आपने चावल खाया, एक बार एक मिलेट, लिटिल मिलेट लीजिए, उसको भिगो के उसको चावल की तरह पका के अगले मील में खाइए। फिर नेक्स्ट डे ज्वार, फिर बाजरा। तो ऐसे आप एक वैरायटी खाएंगे तो हर एक चीज का पोषक तत्व आपको मिलेगा। गाय का दूध नहीं पीना है, कोई भी जानवर का दूध नहीं पीना। आधा वाली वस्तु ले सकते हैं मैम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या पूछना चाह रहे हैं। म्यूसली, म्यूसली रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड है, उसको ब्रेकफास्ट में नहीं लेना है। इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं उनके लिए भी ये फाइबर के साथ जो भी हमने आज खाना डिस्कस किया है बहुत ही फायदा करेगा। ओरल कीमो चल रही है ज्यादातर। मिल्क, कट्टा दही तो हमने मना ही किया है। और ज्यादातर इनके डाइट में ध्यान रखिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा हो इनके डाइट में। हाँ, सेब और एप्पल को हमेशा हम पील करके खाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स रहते हैं, वैक्स रहता है, इसीलिए हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदना बहुत जरूरी है। आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स से भी खरीदेंगे तो ऐसा शाइन नहीं रहेगा, उसमें वो वैक्स कोटिंग नहीं रहेगा। एक बात, दूसरी बात, एक एक सेब एक एक शेप में रहेगा, एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, एक में एक डेंट रहेगा, अलग अलग शेप्स नेचुरली आते हैं। तो आपको समझ में आएगा जब आप ऑर्गेनिक खरीदेंगे तो उस एप्पल में आप बिना छिलका को, दैट इज विथ स्किन, आप उस एप्पल को खा सकते हैं। ढोकला ऐसा कुछ खा सकते हैं, ढोकला भी आप हेल्दी वे में बनाएंगे। ढोकला में आप दही या फिर सोडा नहीं डालेंगे। और सीखिए ऐसी रेसिपीज जो ढोकला हेल्दी वे में बन सकता है। और ढोकला में भी वेजिटेबल्स ग्रेट करके उसमें ऐड कीजिए। जहां जहां आप वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं वहां वहां आप ऐड करेंगे और हेल्दी वे में आप उसको बताएंगे। पोटेटोज, यस, विथ छिलका और बॉईल करके, चिप्स के रूप में नहीं, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज के रूप में नहीं, उसको बॉईल करके स्टीम करके नमक और ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल के आप पोटेटो खा सकते हैं। कैल्शियम रिच फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके हर मील में जब इंक्लूड होगा
आपका जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी हो। स्प्राउट्स खा सकते हैं, यस। हमने अंकुरित किया हुआ फलियां ही खाने को रेकमेंड भी किया था, वो सेकेंड भाग में जो हमारे प्लेट में। ऑर्गेनिक फ्रूट्स कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनिक फ्रूट्स आपका थोड़ा सा रिसर्च करना है अपने शहर में कि ऑर्गेनिक, लोकल ऑर्गेनिक शॉप्स कहाँ कहाँ हैं आपके शहर में। वहां जाइए, पता कीजिए, उनसे इंक्वायर कीजिए कि उनका खाना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से आ रहा है। अगर लोकल मार्केट बाहर, शहर के बाहरी फार्म से आ रहा है, आप उस फार्म को जाके विजिट कीजिए, कंफर्म कीजिए कि ऑर्गेनिक ही है, उसके बाद वहां से खरीदना शुरू कीजिए। थोड़ा सा रिसर्च तो आपको इसमें करना पड़ेगा। घी खा सकते हैं? नहीं, घी एक एनिमल फूड है। सैंडविच खा सकते हैं क्या? आप बताएंगे सैंडविच किस चीज से बनता है? ब्रेड से बनता है, ब्रेड मैदा से बनता है। तो सैंडविच खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप मुझे बताएंगे। जो पानी नहीं पीते हैं वो एवरीडे नींबू पानी ले सकते हैं। पानी क्यों नहीं पी रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी शरीर प्यास लगती है तो हमें जरूर उस टाइम में पानी पीना चाहिए। पानी ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए और पानी कम भी नहीं पीना चाहिए। जब जब शरीर पानी मांगेगा तब तक हमें आराम से बैठ के ग्लास में लेके सिप बाय सिप पानी पीना ही चाहिए। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है। चोट लगने से स्पेलिंग है, यही खाना जो भी आज हमने डाइट में डिस्कस किया है, यही आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। आई डेली कंज्यूम 3 to 4 वॉलनट्स, इज इट ओके? नॉट ओके। जैसे मैंने बोला, नट्स में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और बहुत ज्यादा फैट्स रहते हैं। हमारे शरीर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है इसको डाइजेस्ट करना। कभी कभार कोई स्वीट में डाल दिया, कोई खाने में छोटे